मूवी वर्ल्ड प्रस्तुत करते हैं इन्फिनिट स्टॉर्म मूवी। फिल्म की शुरुआत में हमें एक पेमा नामक औरत को दिखाते हैं जो कि घर पर बिल्कुल ही अकेली होती है और वह अपने रोज़मर्रा का काम कर रही होती है। शायद वह शुरू पहले अकेली नहीं रहती थी होगी। बाद बाद में हमें दो लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं, छोटी बच्चियों की। शायद वह पेमा की लड़कियां होंगी और वह अब इस दुनिया में ना होंगी। और फिर पेमा रेडियो पर कुछ सुनती है कि आज बर्फीला तूफान आने वाला है। यह सुनकर पेमा हाइकिंग के लिए तैयारी शुरू कर देती है और वह हाइकिंग के जाने के लिए सारा सामान तैयार करके घर से निकल जाती है। वह अपने दोस्त के पास जाती है। वह दोस्त मना करता है कि तुम इतना बड़ा तूफान आने वाला है, तुम मत जाओ। लेकिन पेमा किसी की नहीं सुनती और गाड़ी लेके अपने रास्ते पे निकल जाती है और वह अपनी मंजिल की तरफ चलती रहती है। और वह अपनी मंजिल पे पहुंचकर देखती है कि वहाँ पे दो गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हुई हैं। इतने में उसे एक कपल दिखाई देता है। वो कपल उसके पास पेमा के पास आता है और कहता है कि हम 2 दिन से हाइकिंग कर रहे हैं और अब हम घर जा रहे हैं। पेमा उस दूसरी गाड़ी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कपल कहता है कि हमें दूसरी गाड़ी के बारे में नहीं पता है और ना ही हमने किसी को यहाँ ऊपर भी नहीं देखा है। तो पेमा फिर अपना सामान सारा डिक्की में से निकाल कर और पैकिंग वगैरह करके और स्टिक लेकर फिर वह हाइकिंग करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में बहुत से पत्थर पहाड़ आते रहते हैं, लेकिन पेमा का हौसला नहीं टूटता है और वह चलती रहती है। और वहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर से वह फिसल जाती है। फिसल जाने से उसकी स्टिक टूट जाती है और वह उसे एक फेवी फेविकोल से और पट्टी से चिपका के सही कर लेती है और वह फिर अपनी मंजिल की तरफ चलने लगती है। और तूफ़ान भी आने का अंदेशा उसे हो जाता है कि शायद तूफ़ान आने वाला है, लेकिन वह पीछे फिर भी नहीं मुड़ती और आगे ही तूफ़ान की ओर ही चलती रहती है। शायद उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि तूफ़ान आए या ना आए। फिर वह एक चोटी पर बैठ के देखती है कि कितनी और ऊंचाई रखती है, थोड़ा सा रेस्ट करती है और कुछ खाती पीती है। और इतने में देखती है कि तूफ़ान बहुत तेज़ी से आ रहा है और वह तूफ़ान में चली जाती है। उसे साफ साफ इतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकती और अपनी मंजिल की तरफ चलती रहती है। और तूफ़ान और गहरा होता जाता है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और कोहरा ही कोहरा होता है। उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता है और उसके पैर भी लड़खड़ाने लग जाते हैं, लेकिन वो चलती रहती है। एक पल के लिए भी नहीं, आराम भी नहीं करती है और रुकती भी नहीं है। बर्फ़बारी इतनी भारी होने लगती है कि उसे अब चलना भी कठिन हो जाता है और वह चलते चलते उसको दिखाई नहीं देता और वह एक गड्ढे में गिर जाती है। वह गड्ढे में गिरने के बाद खड़ी होती है और देखती है कि गड्ढा काफ़ी गहरा है और शायद ही उससे निकला जाए, लेकिन उसने अपना हौसला करके और फिर पूरा जोश और ताकत से वह ऊपर की ओर आती है और खड्डे में से बाहर निकल जाती है। उसको थोड़ी बहुत चोटें आती है, लेकिन वह ठीक होती है और फिर वह निकलने की मशक्क़त में उसको थोड़ी बहुत ही चोटें आती हैं, बाकी फिर वह ठीक होती है। लेकिन निकलने के बाद वो उस सीटी भी मारती है ताकि कोई वो आसपास हो तो उसको बचा ले, लेकिन वहाँ आसपास कोई उसकी सीटी को सुनाई नहीं देता है और क्योंकि शायद उसके आसपास कोई नहीं होगा। और वह फिर थोड़ी देर ऐसे ही बर्फ़ में लेट जाती है और कुछ याद करने लगती है और पड़ी पड़ी थोड़ी देर वह वहीं ही रेस्ट करने लगती है। और फिर वह खड़ी होकर उसी खड्डे को लकड़ियों और कांटों से ढक देती है ताकि कोई भी और व्यक्ति यहाँ पे आए तो उसमें ना गिर जाए। इसीलिए
वो वहाँ पर उसको ढक देती है। फिर उसको दूर से कोई खड़ी होकर देखती है तो उसको दूर से कोई दिखाई देता है, शायद कोई चोटी पर आदमी बैठा है, और वह उसके करीब जाती है और उसको देखती है, और वह एकदम जम सा चुका था, और वह उसको बोलती है लेकिन वो नहीं बोलता, उसको शायद हाइपोथर्मिया हो गया था। और फिर वह उसके जूते निकालती है और उसकी पैरों की काफ़ी मसाज करती है ताकि उसको गर्मी मिल सके, और फिर वह जूतों को वापस पहना देती हैं, और मालिश करके फिर वह जूतों को उसके वापस पहना देती हैं, और फिर वह अपने एक्स्ट्रा कपड़े उसको उतार कर उसको पहना देती है और उसको खड़ा करती है, और उसका वह नाम भी पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वह बोलने कि उसमें ताकत नहीं होती है और वह नहीं बोलता है। वो उसको हाथ पकड़ कर ले जाती है और तो चोटी से नीचे उतरने लगती है उसको लेकर, और पेमा उसका नाम जॉन रख देती है ताकि उसे बातें करनी आसान हो जाती है। फिर वो जॉन को लेकर चलने लगती है, लेकिन जॉन की टांगें काम ही नहीं कर रही थी, वो लड़खड़ा रही थी, और दोनों आगे तूफान में बढ़ते रहते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी नहीं रुकते हैं। जॉन का हाथ पकड़कर पेमा उसको खींचे चली जाती है, और जॉन कुछ नहीं बोलता है क्योंकि शायद उसको हाइपोथर्मिया हो गया, जिससे हमारी सोचने और समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और कुछ बोल नहीं सकते हैं। और पेमा उसको तूफ़ान के अंदर लेके जा रही थी। तूफ़ान बहुत ही भयानक तरीके से अपना रूप दिखा रहा था, और फिर देखती है पेमा, थोड़ी देर के बाद रुकती है, देखती है कि जॉन पीछे नहीं है, और उधर उधर देखती है, जॉन उसको दिखाई ही नहीं देता है, और वह दूर देखती है कि जॉन एक पहाड़ी पर खड़ा है और वह शायद गिरने अपनी आत्महत्या करने के लिए खड़ा है, और दूर से पेमा चलाती है लेकिन जॉन को सुनाई नहीं देता है, और जॉन उस पहाड़ी पर खड़ा होता है और अपनी जान लेने के लिए, और जॉन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, लेकिन पहाड़ी इतनी गहरी नहीं होती है, खाई, और वह पत्थर पर जाके गिर जाता है और उसकी थोड़ी बहुत चोटें आती है और उसका पैर भी थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। पेमा उसको संभालती है और फिर पेमा उसको डांटती भी है, और उसको फिर थोड़ा सा उसको भूख लगी थी। जॉन को भूख लगती है तो वह बर्फ़ खाने लगता है, और पेमा उसको रोकती है क्योंकि बर्फ़ से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है बर्फ़ से, तो इससे तबीयत ख़राब हो जाती है। पर मैं उसको बर्फ़ खाने से रोकती है और फिर उसको उठाने की कोशिश करती है ताकि फिर वो आगे बढ़ सके, और फिर वो उसको लेकर जाने लगती है, और रास्ते में पहाड़ी, बर्फीला, तूफ़ान सब कुछ सहते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और थोड़ी ही दूरी पर उनको वन दिखाई दे जाते हैं, जंगल में आने के बाद थोड़ी सी उनको राहत मिलती है कि जंगल आते हैं, लेकिन रात बढ़ने वाली थी और रात में यहाँ पे भयानक ठंड पड़ने वाली थी। इससे उनको लगा कि हमें जल्दी अपनी कारों के पास पहुँचना होगा, नहीं तो हम बहुत ठंड के मारे मर ही सकते हैं। इतने में ही जॉन का पहाड़ी से पैर स्लिप हो जाता है, और वह जॉन के साथ साथ पेमा भी उसके साथ ही नीचे आ जाती है, और दोनों लुढ़कते रुकते नीचे जाके गिर जाते हैं, और वहाँ पर जॉन पेमा को गालियाँ निकालने लगता है क्योंकि जॉन कहता है कि वो आत्महत्या करने ही वाला था और तुम ने आके रोक दिया, और उसको फिर भी पेमा कुछ नहीं बोलती है क्योंकि पेमा को पता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर दोनों हौसला करके खड़े होते हैं और दोनों जने, और फिर चलने लगते हैं। फिर वो बताता है कि मैं पहाड़ी पर आत्महत्या ही करने गया था और तुमने फिर मुझे बचा लिया, तुम ना बचाती तो शायद ठीक रहता, और अब मैं आगे नहीं चलना चाहता। लेकिन पेमा उसको डांटती है और कहती है कि तुम चलो, तुम्हें जीना होगा और तुम आगे बढ़ो, और वहाँ से दोनों फिर खड़े हो जाते हैं और चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें जंगलों को क्रॉस करते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, और देखते हैं कि रास्ते में एक नदी है और नदी को उनको पार करना पड़ेगा। नदी को देखते हैं तो पार करना पड़ेगा, तो दोनों आगे चलते रहते हैं, और इस रास्ते में फिर
काफ़ी रात होने लगती है तो उनको घबराहट होती है। फिर नदी को पार करने के लिए पेमा एक लकड़ी के सहारे स्क्रॉल करती हुई आगे बढ़ जाती है, लेकिन वह जॉन को काफ़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि उसको पैर और उस काफ़ी चोटें आई हुई थी, इसलिए वो बैलेंस नहीं कर पाता और नदी में गिर जाता है और नदी में बहता हुआ चला जाता है। और इधर पेमा को काफ़ी गुस्सा आता है कि वो बह गया क्योंकि मैंने उसके बचाने की बहुत कोशिश की थी। यहाँ पे पेमा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और थोड़ी देर बाद देखती है कि नदी ने उसे बाहर की किनारे की ओर धकेल दिया है। वहाँ पर पेमा उसको उठाती है और फिर देखती है कि जॉन अभी भी ज़िंदा है और वो उसे थोड़ी देर हिलाती है तो देखती है कि वो ज़िंदा है, तो उसे होश में लाने की कोशिश करती है और फिर जॉन भी होश में आ जाता है और फिर जॉन को रियलाइज़ होता है कि पेमा सच में उसको बचाना चाहती है। तो वो भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब मैं भी जीना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ, हम दोनों यहाँ से निकल के ही दिखाएंगे। फिर दोनों खुशी खुशी आगे बढ़ने लग जाते हैं और रात गहरी होती जाती है और वो देखते हैं कि वो दोनों आगे निकल जाते हैं और सड़क के किनारे आ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि दोनों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और पेमा कहती है कि तुम अपनी गाड़ी के पास खड़े हो और मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके लेके आती हूँ। लेकिन उससे पहले ही जॉन अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है और इससे पेमा को काफ़ी गुस्सा आता है कि मैंने उससे जान बचाई और उसने मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। घर आकर पेमा नहा रही होती है और फिर शायद ही अपने पास्ट के बारे में कुछ सोच रही थी क्योंकि जो बच्चियां शुरू में तस्वीर दिखाते हैं उन बच्चियों की उसके घर में दम घुटने से मौत हो जाती है और क्योंकि पेमा इसलिए बच जाती क्योंकि उसकी खिड़की खुली हुई थी। तो पेमा सोच रही थी, इसी कारण दुखी हो रही थी। दूसरे दिन पेमा अपना लैपटॉप खोलती है तो देखती है कि उस व्यक्ति जॉन ने सबको उसके बचाने की कहानी बता दी थी कि पेमा नामक लड़की ने उसे कैसे करके बचाया था और वो फेमस हो जाती है। दूसरे दिन उसके घर पर एक रिपोर्टर आता है उससे बात करने के लिए और पेमा भी उसके साथ बात करने लग जाती है और पेमा पूछती है वह व्यक्ति कौन था। बस यही जानने के लिए रिपोर्टर से वो बातचीत अपनी करती है। दूसरे दिन पेमा गाड़ी से कॉफ़ी शॉप पर जाती है और कॉफ़ी शॉप पर जाती है तो वह देखती है कि उसे खिड़की में से जॉन दिखाई देता है और वह जॉन के पास जाती है तो जॉन उसे वो कपड़े लौटाता है जो उसने वहाँ पे उसको बर्फीले इलाके में दिए थे और फिर जॉन उसको थैंक्स भी बोलता है उसने जान बचाने के लिए। फिर जॉन अपनी कहानी बताता है कि 1 साल पहले इसी दिन मेरी गर्लफ्रेंड की बर्फीले तूफान में ही फंसकर मौत हो गई थी, इसलिए मैं आत्महत्या करने गया था और तुमने मुझे बचा लिया। फिर पेमा भी अपनी बच्चियों की दम घुटने वाली स्टोरी बताती है कि मेरी बच्चियां भी उसी दिन दम घुटने से मेरी दोनों बच्चियों की मौत हो गई थी और इसी कारण मैं हाइकिंग पर जाती हूँ दूसरों की जान बचाने के लिए और उसी कारण मुझे उसका काफ़ी अफसोस भी है। फिर वो कहती है कि मैंने पहले ही देख लिया था कि किसी की गाड़ी खड़ी है और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, तो वो शायद आगे होगा, इसीलिए मैंने तूफ़ान की परवाह करे बगैर ही मैं आगे बढ़ती रही और मैं ढूंढना चाहती थी कि जिसकी गाड़ी है वो व्यक्ति कहाँ पे है और फिर मुझे तुम दूर से दिखाई दिए और मैं तूफ़ान में आगे बढ़ती चली गई ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। यहाँ पर पेमा और वो दोनों मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और पेमा को भी अब आगे जीने और पिछला पास्ट भूल जाने की प्रेरणा मिलती है। और इसी तरह हमें ओरिजिनल पेमा की फ़ोटो दिखाते हैं जिसने काफ़ी जानें बचाई होती हैं हाइकिंग के दौरान जो फंसे होते हैं उनकी, और जॉन की तस्वीर दिखाती है जिनकी रियल लाइफ में भी पेमा ने